नमस्कार साथियों, वित्त वर्ष 2024-25 में यदि आपकी आय 8 लाख से 14 लाख के बीच है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम इस आय के साथ एनपीएस, जीपीएस में डिडक्शन के साथ नई और पुरानी दोनों रिजीम में आयकर की कैलकुलेशन करेंगे और तुलना करेंगे कि आपके लिए इन दोनों रिजीम में क्या बेहतर होगा और आप कहां पर कम टैक्स पे करेंगे। सबसे पहले हम वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संक्षिप्त लेखा किस प्रकार से तैयार किया जाता है यह समझते हैं। तो संक्षिप्त लेखा 2024-25 के लिए 1/4/2024 से 31/3/2025 तक के बीच का कंप्लीट होगा। इसे कंप्लीट करने के लिए आपको अपने वेतन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारियां आपके पास होना चाहिए। तो ये वेतन की जानकारी आप अपने एथेंटिक पोर्टल, अपने स्टेट के पोर्टल से, वित्त के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, देन आप आईएफएमएस पोर्टल से अपने पे स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, मासिक भी और वार्षिक भी। तो वहां से आप इसको देखकर फिल करेंगे। मान लीजिए कि मार्च 2024 में आपका जो बेसिक वेतन था वह था 71,200 रुपये। ग्रेड वेतन बंद हो चुका है। महंगाई भत्ता 35,600 रुपये इसके ऊपर बन गया। यह मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं। यदि आपका यहाँ पर महंगाई भत्ता कम है तो आप कम भी लिखेंगे। मकान भाड़ा भत्ता मान लीजिए आपको 750 रुपये प्राप्त होता है। इस प्रकार इन तीनों का टोटल 1,07,550 रुपये हो जाता है। इस 1,07,550 में से आपका जीआईएस जो बीमा होता है वह 200 रुपये का कटता है मंथली, और जीपीएफ में आपके 9,000 रुपये मान लीजिए जमा होते हैं। यदि आपके जीपीएफ में 8,000 होते हैं, 10,000 होते हैं और कुछ कर्मचारी 12,000 तक भी डिडक्शन करवाते हैं, देन आप वहां पर यह राशि फिल कर देंगे। और वृत्ति कर यदि आपसे मंथली काट लिया जाता है तो वह 208 रुपये होगा, और यदि एक बार साल में काटा जाता है तो 2500 रुपये होता है। तो जैसा भी है आपके पे स्लिप पर आपको दिख जाएगा, वह राशि आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देना है। इसके बाद मान लेते हैं कि अप्रैल में भी वेतन सेम टू सेम मार्च की तरह रहा, मई में भी वही वेतन रहा, जून में भी वही वेतन रखा, और जुलाई के अंदर आपको एक इंक्रीमेंट मिल गया। इंक्रीमेंट मिलने के बाद 73,300 रुपये आपका नया मूल वेतन हो जाता है। और यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट लगने के साथ में डीए भी चेंज हुआ, देन 36,650 रुपये यह हो गया। इसके बाद एचआरए आपका 750 रुपये साथ में ऐड हुआ, और इन तीनों का जो टोटल है वह 1,10,700 रुपये हो जाता है। इस 1,10,700 में से 200 रुपये आपका डिडक्शन हो जाता है बीमा का, और 9,000 रुपये आपके जीपीएफ में चले जाते हैं, और 208 रुपये आपका वृत्ति कर यहाँ पर कट जाता है। अब इसी प्रकार की स्थिति अगस्त में रही, सितंबर में रही, अक्टूबर में रही, नवंबर में रही, दिसंबर में रही, जनवरी में रही, और फरवरी के अंदर भी कोई परिवर्तन वेतन में नहीं हुआ। तो आपने 12 मंथ का इस प्रकार से अपने एथेंटिक पोर्टल द्वारा डाउनलोड की गई पे स्लिप से देखकर इसे फिल कर दिया। इसके बाद आप यहां पर करेंगे योग। अब आप गलती कहां पर करते हैं मैं ये आपको दिखाऊंगा। यहां पर आपको बेसिक का टोटल कर लेना है। तो मान लीजिए बेसिक का आपने टोटल किया तो यह आ गया 8,71,200 रुपये। इसके बाद आपने डीए का टोटल किया तो यह आ जाता है 4,35,600 रुपये। इसके बाद आप यहां पर टोटल करेंगे एचआरए का। एचआरए का टोटल किया 9,000। इसके बाद इन तीनों के टोटल का टोटल किया तो आ जाता है 13,15,800 रुपये। आपने जो बीमा का डिडक्शन होता है 200 रुपये पर मंथ, उसका टोटल किया 2,400 रुपये हो गया। इसके बाद आपका जो जीपीएफ डिडक्शन होता है उसका टोटल किया तो 1,08,000 रुपये यह बनता है। इसके बाद यहाँ पर एक मंथ में आप ध्यान से देखेंगे कि 212 रुपये कटे होंगे। आप इसे 208 रुपये नहीं करेंगे, लास्ट मंथ में 212 रुपये कटते ही हैं, तब जाकर इसका योग यहाँ पर 2,500 रुपये हो पाएगा। इस प्रकार से यह आपका 12 मंथ का मासिक संक्षिप्त लेखा तैयार हो गया, जो कि लास्ट माह के 13 नंबर में वार्षिक संक्षिप्त लेखा
बन गया। अब आपको मान लीजिए कि 2 एरियर प्राप्त हुए हैं। अब ये 2 एरियर आपके डीए में प्राप्त हुए हैं, तो इन दोनों एरियर को आप डीए की लाइन में ही लिखेंगे। एक 19,000 का और एक डीए है आपका 23,000 का। तो इस प्रकार 19,000 23,000 का टोटल होता है 42,000 रुपये। इसे आप नीचे योग एरियर 1+2 में लिख देंगे। अब हम करते हैं ग्रैंड टोटल। इससे पहले आपको एरियर की राशि यहाँ टोटल में भी सम्मिलित करना है, क्योंकि ये टोटल में भी ऐड होगी। इसके बाद यदि आपका यह डीए जीपीएफ में जाकर जमा हो जाता है, देन आप जीपीएफ वाली डिडक्शन में भी इसे यहाँ पर लिख देंगे। नीचे आपने इसका कर दिया योग। यहाँ पर क्यों लिखा है इसका कारण भी मैं आपको दिखा दूंगा, और इसे किस प्रकार से डिडक्शन में आयकर की गणना करते समय सम्मिलित करना है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपने कर दिया महायोग, ठीक है, यह तो सेम टू सेम आ जाएगा। इसके बाद यह था आपका 4,35,600 रुपये। 4,35,600 में आपने 42,000 की राशि को और ऐड कर दिया, तो यह हो जाती है 4,77,600 रुपये। ये 9,000 आपका सेम टू सेम वैसा का वैसा ही लिख जाएगा, इसके नीचे बीच में कोई राशि नहीं है। अब यहाँ पर 13,15,800 रुपये में आप 42,000 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13,57,800 रुपये इसका ग्रैंड टोटल। एक बार आपको इन तीनों को, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को यहाँ पर टोटल से मिलान कर लेना है, और एक बार आपको इन सभी का जो टोटल आया है वह मिलान कर लेना है। इसका अर्थ है कि आपका कैलकुलेशन यहाँ तक सही है। इसके बाद यहाँ पर 2,400 रुपये आप वैसे के वैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1,08,000 में आपने 42,000 और ऐड कर दिए, तो यह राशि आपकी हो जाती है 1,50,000 रुपये। 2,500 वैसा का वैसा आप यहाँ पर लिख देंगे। हमने इस एरियर की राशि को 3 जगह लिखा है। एक बार हमने इसे डीए वाली लाइन में लिखा तो डीए के टोटल में आ गया, एक बार आपने टोटल के टोटल में लिखा तो यह टोटल में आ जाएगा, और एक बार आपने जीपीएफ के टोटल में भी इसे सम्मिलित किया है, ताकि आप डिडक्शन में इसे दिखा सके। अमूमन यहाँ पर कुछ शिक्षक साथी गलती कर देते हैं, कुछ साथी कर्मचारी यहाँ पर गलती करते हैं, वो डिडक्शन में रखना इसे भूल जाते हैं और इस टोटल में रख लेते हैं, तो आप इतनी राशि का ज़्यादा टैक्स भुगतान कर देते हैं। चलिए, ये हुआ आपका संक्षिप्त लेखा। इसके आधार पर हम नए रिजीम और पुराने रिजीम दोनों को किस प्रकार से भरेंगे यह समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आयकर गणना पत्रक न्यू रिजीम से भरना देखते हैं। तो न्यू रिजीम से जब आप आयकर गणना पत्रक भरने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का ही आयकर गणना पत्रक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर, जन्म दिनांक, खाता क्रमांक, बैंक का नाम, शाखा का नाम, आईएफएस कोड, अपना मोबाइल नंबर, अपना पैन नंबर और अपने नाम, अपनी संस्था का नाम, पिता का नाम और पद, इतने कॉलम आपको देखने को मिलेंगे। ये सब आप बड़े ही आसानी से फिल कर देंगे। अब कॉलम नंबर 2 यहाँ पर है सकल वेतन। आपको वेतन से कुल कितनी आय हुई है, तो वेतन से आय अभी हमने संक्षिप्त लेखा फिल किया, उसमें टोटल कैलकुलेट किया, महायोग किया, 13,57,800 रुपये था, तो ये यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद कोई अन्य प्रकार की आय हो तो वह भी आपको दिए गए कॉलमों में देखकर फिल कर देना है। हम मान लेते हैं कि आपको बैंक इंटरेस्ट से जो इनकम हुई है, आपके सेविंग खाते के ऊपर कुछ पैसा रखा हुआ है, उसके ऊपर ब्याज प्राप्त हुआ है, वह प्राप्त हुआ है 20,000 रुपये, और बैंक इंटरेस्ट आपको अनिवार्य रूप से फिल करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो टोटल हुआ है आय का वह होता है 13,77,800 रुपये। आपकी वेतन से आय 13,57,800 थी। 20,000 हमने मान लिया कि आपको अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, देन यहाँ पर इनकम हो जाती है 13,77,800 रुपये। अब नई रिजीम के अंदर आपको सिर्फ कटौतियों में 75,000 रुपये की एक ही कटौती प्राप्त होगी। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन यहाँ पर लागू नहीं होता है। देन आपको फ्लैट 75,000 रुपये इसमें से माइनस कर देना है स्टैंडर्ड डिडक्शन के। ठीक है, यह सभी पर लागू है। ओके, यदि आप नई रिजीम का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर आपने 13,77,800 में से 75,000 को माइनस किया,
तो 13,02,800 रुपये आता है और यह 13,02,800 रुपये ही आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। यही आपकी कर योग्य आय है। अब इसी आय के ऊपर आपको दी गई स्लैब के अनुसार कैलकुलेट करना है टैक्स को। नई स्लैब में, नई रिजीम में 0 से 3 लाख के बीच में टैक्स की राशि होती है 0%, देन उसे हम लिख सकते हैं नील। 3 लाख से 7 लाख, 3 लाख से 7 लाख के बीच का जो अमाउंट है वह होता है 4 लाख रुपए। इस 4 लाख का आपको देना है 5%, तो 4 लाख का 5% हो जाता है 20,000 रुपये। अब हम पहुंच चुके हैं 7 लाख तक। ठीक है, 7 लाख तक का टैक्स हमने दे दिया है। चूंकि हमारी राशि 13,02,800 रुपये है और हमें आगे चलना होगा, तो इस स्लैब में 7 लाख से 10 लाख नेक्स्ट है। तो 7 लाख से 10 लाख के बीच की राशि होती है आपके 3 लाख। इस 3 लाख का आपको देना होगा 10%, तो 3 लाख का 10% हो जाता है 30,000 रुपये। अब आप पहुंच गए 10 लाख तक टैक्स पे करते हुए। अब आपको 10 लाख से 12 लाख के बीच में आना होगा। क्यों आना होगा? क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम है 13,02,800, यहाँ तक हमें चलना है। तो आप 10 से 12 के बीच में देखें तो यहाँ पर राशि बनती है आपके 2 लाख। इस 2 लाख का आपको देना है 15%, तो 2 लाख का 15% होता है 30,000 रुपये। ठीक है, 2 लाख का 15% 30,000 हो जाता है। इसके बाद कितनी इनकम शेष बचती है? तो इसके बाद शेष बचती है हमारी 1,02,800 रुपये। कितनी? 1,02,800 रुपये। 1,02,800 का अब आपको पे करना होगा 20%। वह आपका अमाउंट होता है 20,560 रुपये। ठीक है, आपके पास ये टैक्स की राशियां स्लैब के अनुसार आ गई। अब आपको इनका करना है टोटल। इनका टोटल कर लीजिए तो यह आपकी राशि हो जाएगी 1,0560 रुपये। 20,000, 30,000, 30,000 और 20,560 का टोटल 1,0560 रुपये। अब 1,0560 के ऊपर यहाँ पर देखते हैं कि क्या आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट ले सकते हैं या फिर मार्जिनल रिलीफ ले सकते हैं। तो यदि आपकी यहाँ पर टैक्स की राशि 20,000 या 20,000 से 1 रुपया भी कम होती है, देन यहाँ पर आप इसे 0 लिख सकते हैं। आपकी कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है। यदि उससे ऊपर है देन आपको पूरा टैक्स यहाँ पर देना होता है। लेकिन इसके बीच में यहाँ पर अथवा करके मार्जिनल रिलीफ करके दिया गया है। यह मार्जिनल रिलीफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपकी इनकम 8 लाख के करीब है, 8-15 के करीब है, तो आपको एक वीडियो मेरा और देखना चाहिए। उसमें आप मार्जिनल रिलीफ से 15 से 17,000 तक का फायदा ले पाएंगे। काफ़ी टैक्स आपका कम बनेगा। मार्जिनल रिलीफ किस प्रकार से लागू होगी, इस विषय का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसे ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर तो मार्जिनल रिलीफ लागू नहीं होती है, देन आपका यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख दिया हमने। सरचार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%, ये जो 4% लगता है यह इस अमाउंट के ऊपर लगता है। कौन से अमाउंट पर? 1,0560। तो 1,0560 का आप लगाएंगे 4%, तो 4% लगाने से यह हो जाता है 4,022 रुपये। ठीक है, 1,0560 रुपये का आप लगाएंगे 4%, वह हो जाता है 4,022 रुपये। अब 4,022 रुपये को आप कर देंगे इसके अंदर टोटल, तो यह हो जाएगा 1,04,522 रुपये। इस प्रकार आपका यह होता है 2024-25 का टैक्स, यदि आप इस एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके द्वारा अग्रिम भुगतान भी चालान से टैक्स का कर दिया गया है। यदि नहीं किया है तो यही टैक्स आपको देना है। चूंकि भुगतान तो हो जाता है, ट्रेजरी के द्वारा पैसा काट लिया जाता है। आपका दिसंबर, जनवरी और फरवरी के एंड में भी पैसा काटा जाता है, तो यहाँ पर कुछ कटौती तो होती है। तो आपने यदि किए और आपको पता है कितनी कटौती हुई, तो आप यहाँ पर उसे लिख भी सकते हैं कि इस चालान नंबर के द्वारा इतनी राशि इस डेट में जमा
की गई, मान लेते हैं कि जमा की गई, वो आपको जानकारी में है। देन आप यहाँ पर लिख देंगे इन तीनों का टोटल 75,000 रुपये। और यदि आप नहीं जानते हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। लास्ट में हिसाब ट्रेजरी के अंदर हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 75,000 आपकी जो है अग्रिम राशि जमा की गई। तो 1,04,582 में से इसे माइनस करने के बाद शेष जो टैक्स बचता है वह बचता है 29,582, जो कि आपको लास्ट में मार्च के एंड में जमा करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका नए रिजीम के हिसाब से आयकर गणना पत्रक फिल किया गया है। यहाँ पर आपको अपने कर देना है सिग्नेचर, यहाँ पर डेट डाल दीजिए, यहाँ पर नेम और यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट को आप लिख देंगे। चलिए, इस प्रकार से यह न्यू रिजीम का था। अब हम देखते हैं पुरानी रिजीम। तो आपको ध्यान रखना है इस अमाउंट का कितना बना है, 1,04,582 रुपये। अब हम इसी एग्जाम्पल को नई पुराने रिजीम के ऊपर भी कैलकुलेट करके देखते हैं। अब हम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन पुराने रिजीम के हिसाब से देखते हैं। जो अभी हमने संक्षिप्त लेखा तैयार किया था उसी आय को आधार बनाकर यहाँ पर पुराने रिजीम के साथ इसे फिल करना समझते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे आप आसानी से फिल कर देंगे। इसे फिल करने के बाद आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 वेतन शीर्ष से आय, वेतन शीर्ष से आय आपके 13,57,800 है, उसे यहाँ पर फिल करना है और परिणामी राशि के अंदर 13,57,800 रुपये लिख देना है। इसके बाद का, ख, ग, घ इनमें से और कहीं से आपको किसी प्रकार की आय है तो वो आपको यहाँ पर फिल करके टोटल कर देना है। हम मानकर चलते हैं कि बैंक इंटरेस्ट से आपको आय हुई है 20,000 रुपये। आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको 20,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, वह यहाँ पर लिख दिया। हाँ, 20,000 आप राशि यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 3 पर सकल आय 1 + 2, ये 1 और ये आपका 2 का योग, इन दोनों को योग करना है, वह हो जाता है 13,77,800 रुपये। अब आपने क्या किया, इसमें 20,000 रुपये और ऐड कर दिया, देन आपकी राशि यह आ जाएगी। ओके, चलिए इसके बाद घटाइए, क्या क्या घटा सकते हैं। तो आपने 2,500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन में शामिल किया था। आपकी पे स्लिप के ऊपर यह 208 और लास्ट का 212 करके दिखाया गया है। तो 2,500 रुपये राशि आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इनमें से कोई यदि राशि है जो डिडक्शन में आप शामिल कर सकते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, अदरवाइज आपको सीधे आना है स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर। यह सभी को एक बराबर समान है, 50,000 रुपये यह लेना ही लेना है। तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर 50,000 माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जो टोटल है वह होता है 52,500 रुपये, 2,500 और 50,000 का। अब इसके बाद शेष आय ज्ञात करना है, 3 - 4। तो शेष आय में 13,77,800 थी, इसमें से आपको माइनस करना है 52,500 रुपये। देन आपके पास जो राशि शेष बचेगी वह बचेगी 13,25,300 रुपये। अब यहाँ पर होती है कटौतियाँ स्टार्ट। कटौतियों में 80C के अंतर्गत का नंबर दिया गया है 80C। 80C के अंतर्गत आप अधिकतम 1,50,000 तक की कटौती क्लेम कर सकते हैं, चाहे कोई भी प्रकार की कटौती क्यों ना हो। वह 80C के अंतर्गत यदि आती है तो मैक्सिमम आप 1,50,000 कर सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपने अपना GIS बीमा कटवाया, 200 करके कटवाया था, हमने संक्षिप्त लेखा में देखा था, वह है आपका टोटल 2,400 रुपये। अब इसके बाद कोई LIC आप फिल करते हैं, LIC की पॉलिसी ले रखी है, तो आप मान लीजिए उसका प्रीमियम में वार्षिक रूप से 45,000 रुपये पे करते हैं, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। आपका जो GPF है या आपकी जो NPS है उसकी राशि, तो हम यहाँ पर GPF 2004 का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि मान लीजिए कि आपकी GPF की राशि 1,50,000 रुपये यहाँ पर हुई है। GPF आपका हुआ था 1,08,000 रुपये संक्षिप्त लेखा में, और प्लस 42,000 आपका एरियर था DA का, वह भी आपके GPF में जमा हुआ, देन 1,50,000 रुपये इस प्रकार से हो जाता है। और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत भी आपने खर्च किया है 50,000 रुपये। इस प्रकार से किए गए डिडक्शन का आप यहाँ पर टोटल करें तो 2,47,400 रुपये
हो जाता है। अब 2,47,400 को सीधा उठाकर मैंने 1,50,000 लिख दिया है। वो इसलिए लिख दिया है कि धारा 80C के अंतर्गत आप मैक्सिमम 1,50,000 तक की राशि का ही क्लेम कर सकते हैं, इससे ऊपर का नहीं कर सकते। आप यहाँ पर लिखेंगे तो भी आपका फाइनली यहाँ पर 1,50,000 ही मान्य होगा, इससे ऊपर का डिडक्शन नहीं लिया जाएगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर होता है। चलिए इसके बाद खा पर आते हैं। चिकित्सा बीमा 80D। 80D के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की क्लेम पॉलिसी आपने ले रखी है, देन आप वहां पर 25,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। 25,000 रुपये तक आपको यहाँ पर लेने के लिए कहा गया है। और अपने माता पिता के साथ क्लेम करते हैं तो वहाँ राशि 75,000 रुपये भी हो जाती है। तो मान लेते हैं कि आपने 25,000 का कोई अमाउंट इस पर खर्च किया है, तो 25,000 आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 80DD के अंतर्गत, 80DDB के अंतर्गत 80E विकल्प वाला 80U है। इस प्रकार से ये धाराएं हैं, यदि इनमें कोई आपने खर्च किया है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं विवरण उसका। अब इसके बाद धारा 80TTA, ये IMP है। धारा 80TTA बैंक सेविंग ब्याज पर आप 10,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं छूट के लिए। तो आपने यहाँ पर जो राशि ली थी वह ली थी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपका अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर ब्याज बना था, लेकिन आप यहाँ पर जब डिडक्शन में जाएंगे तो उसे 10,000 तक ही क्लेम कर सकते हैं, इससे ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और यदि आप सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आते हैं, देन आप डिपॉजिट पर FD सहित 50,000 तक का यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आपने 10,000 यहाँ पर क्लेम कर दिया, 25 ये हो गया। कुल मिलाकर आपकी एक कटौती खा वाले से 35,000 की आ जाती है, और अन्य कटौती भी हो तो आप लिख सकते हैं। तो 35,000 रुपये हो गई। कुल मिलाकर 1,50,000 तो 80C के अंतर्गत, और बाकी इन धाराओं के अंतर्गत आपने 35,000, कुल मिलाकर होता है यहाँ पर 1,85,000 का टोटल डिडक्शन इन दोनों का मिलाने के बाद। अब आपको क्या करना है, टैक्सेबल इनकम निकालना है, कर योग्य आय निकालना है। तो कर योग्य आय निकालने के लिए आपकी जो राशि थी 13,25,300 रुपये, 13,25,300 में से आप 1,85,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो टैक्सेबल इनकम आएगी, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, 11,40,300 रुपये। ठीक है, चलिए इसको टैक्स में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 1, इस रिजीम के पुरानी रिजीम के अनुसार, स्लैब के अनुसार 0 से 2.5 लाख तक पुरुष महिला के लिए टैक्स जो है नील है। 2.5 लाख तक पहुंच गए। 2.5 से 5 तक के लिए 5% है। कितना है? 2.5 से 5 के लिए 5%। कुल मिलाकर 2.5 लाख के लिए आपका 5% हो जाता है 12,500 रुपये। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आप पहुंच गए 2.5 तक, अब 2.5 से 5 तक। अब 5 के बाद 5 से 10 लाख के लिए आपको देना होगा 20%। तो 20% कितना हो जाता है? यहाँ पर यह होता है आपका 1 लाख रुपए। तो आपने यहाँ पर एक तो ये वाला और एक ये 3 नंबर पॉइंट को कवर किया है। तो 0 से 2.5 में आपका नील था, और 2.5 से 5 लाख में आपका 5%, और 5 से 10 लाख के लिए आपका यहाँ पर हो जाता है 1 लाख रुपए 20% के हिसाब से। अब कैसे कैलकुलेट हुआ जरा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले 0 से 2.5 तो आपने कह दिया यहाँ पर नील 2.5 लाख के लिए। अब 2.5 से 5 तो 2.5 से लेकर 5 लाख तक के लिए राशि बनती है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का आपको देना है 5%, देन 12,500। अब 5 से 10 लाख, कुल मिलाकर 5 से 10 आपकी जो राशि है टैक्सेबल वह है 11,40,300। आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो 11,40,300 तक आपको जाना है। ठीक है, हम 5 तक आ चुके हैं। 5 के बाद 5 से 10 के लिए 20%, तो 5 लाख का 5 से 10 लाख के लिए राशि बचती है, बीच का अमाउंट 5 लाख। तो 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आप पहुंच गए हैं कहाँ तक? 10 लाख तक। 10 लाख से आगे बढ़ेंगे, तो 10 लाख से आगे बढ़ेंगे तो 1,40,300 और शेष बच जाता है। तो 1,40,300 का आपको देना है 30%। तो 1,40,000 का
30%, 14×42 ये हो जाता है 42,900 रुपये। इस प्रकार से आपके तीनों राशियों का जो टोटल आप करेंगे वह हो जाएगा 1,55,400 रुपये। अब आपको यहाँ पर रिबेट 12,500 की दी गई है 87A सेक्शन के अंतर्गत, तो आप इसके दायरे में नहीं आते हैं। कब इसके दायरे में आएंगे? जब आपकी यहाँ पर टैक्स बनेगी 12,500 या उससे कम। तो यहाँ पर आप चूंकि इतना टैक्स बना रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको बहुत कुछ नॉलेज है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर यह राशि आपकी मिल जाएगी। इसके बाद अब आपको क्या करना है, 1,55,400 का पे करना है 4% शिक्षा और स्वास्थ्य का कर उपकर, वह होता है 62,6,216 रुपये। अब इन दोनों का आपने कर दिया टोटल, वह हो जाता है 1,61,616 रुपये। 16 इतना आपका बनता है टैक्स। तो इस प्रकार से पुराने रिजीम का यह टैक्स कैलकुलेशन कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि नई रिजीम में आपको फ़ायदा है या पुराने रिजीम में फ़ायदा है। तो आई होप कि यह बिल्कुल विषय आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मार्जिनल रिलीफ यदि आपको बिल्कुल क्लियर समझना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया गया है, वहां से आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ये आयकर गणना पत्रक यदि आपके पास नहीं है उपलब्ध तो आप वीडियो में दी गई लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।